हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडगा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट यूनिट 6 करेंगे। इसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अपन पूरा कंप्लीट करेंगे लॉ की सीरीज, ठीक है। पूरे लॉ के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो पूछ सकते हो, ठीक है। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो और मेरे साथ साथ बैठ के पढ़ो, ठीक है, ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए। और याद रखना सर, जैसे ही हमारा लॉ कंप्लीट होगा उसके बाद अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और लॉ लिखने का तरीका सीखना है सर, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को इसी पे दिक्कत आती है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं सर। क्या है, बहुत सिंपल, फोकस करना, ध्यान से सुनना। देखो सर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कंटीजेंट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? देखो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या दी हुई है? डेफिनेशन ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू। सर ये डेफिनेशन मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है सर, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का, कुछ नहीं करने का, ठीक है, अगर कोई कोलैटरल इवेंट जो है, कोलैटरल मतलब हम पहले भी सीख के आए थे सर, जहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको कोलैटरल बोला जाता है, ठीक है। जहां पर मेन कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होता है उसको कोलैटरल बोला जाता है। कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं सर। ये एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। जैसे देखो, मान लो एक्स, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल। एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तेरे को आईफोन दूंगा, ठीक है। एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको आईफोन सेल करेगा, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये थी, कोलैटरल इवेंट ये था कि सर एक्स ने बोला वो यूएस से आईफोन ऑर्डर किया है, ठीक है, यूएस से आईफोन ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर किया है तो ये शिप से आ रहा है, ठीक है। तो एक्स ने बोला वाई को कि भाई मैं तेरे को आईफोन दूंगा प्रोवाइडेड यूएस से शिप से आईफोन आ जाए। अगर शिप से आ जाएगा तो मैं तेरे को आईफोन दूंगा। तो इस केस में ये वाला जो यूएस के साथ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है कोलैटरल, ठीक है, ये है कोलैटरल। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्स और वाई के बीच में ये है मेन कॉन्ट्रैक्ट। पर सर क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है? यस, मेन कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर अगर शिप आई तो ही एक्स वाई को आईफोन दे पाएगा, अगर शिप नहीं आई तो एक्स वाई को आईफोन नहीं दे पाएगा, ठीक है। यही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सर। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको हर एक केस एक्सप्लेन करूंगा, आप बस फोकस करो मेरी तरफ। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू पढ़ा है, नॉट टू डू समथिंग ये मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। इफ सम इवेंट कोलैटरल वो अपना यूएस वाला कॉन्ट्रैक्ट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डस, अपन अभी डस वाली सिचुएशन पढ़े जहां पर वो शिप आ जाएगी। अगर शिप आ जाएगी तो एक्स को वाई को गुड्स देना पड़ेगा। आया समझ? अब देखो सर, इसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स इसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं सर? इंश्योरेंस, इंडेमनिटी या गारंटी वाले सब कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करते हैं सर। अब ध्यान देना, इसको समझना सर। मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, देखो कोलैटरल इवेंट को मैंने समझाया भी है। एन इवेंट विच इज नेदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टली परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस नहीं हुआ था। एक्स ने वाई को क्या बोला था? भाई यूएस से शिप आई तो मैं तेरे को आईफोन दूंगा। वाई को ये थोड़ी बोला कि भाई यूएस से शिप तू लेके आना, नहीं सर। हमने एक्स ने क्या बोला वाई को? देखो सर मेरे एग्जांपल में एक्स ने वाई को क्या बोला? भाई यूएस से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आईफोन डिलीवर करेगा, अगर शिप से आईफोन आया तो मैं तेरे को दूंगा। तो वो वही बोल रहा है सर, एन इवेंट विच इज नेदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली, सर डायरेक्टली नहीं होता है प्रॉमिस एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। सर डायरेक्टली नहीं है, सिंपल वो होता है कोलैटरल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो एसेंशियल्स, क्या क्या एसेंशियल्स है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के सर, बहुत ध्यान से देखना सर। The performance of a contingent contract would depend upon the happening or non-happening of some event or condition। सर अभी मैं आपको जो सिचुएशन पढ़ा रहा हूं वो हैपनिंग की है, फिर नॉन हैपनिंग वाली भी सिचुएशन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना, ध्यान से सुनते जाओ। द इवेंट इज कोलैटरल, सर हमारे केस में कोलैटरल क्या था? यूएस से शिप आएगी और क्या बोलते हैं, शिप आएगी तो एक्स वाई को गुड्स देगा। तो जो यूएस से शिप आने वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो कोलैटरल था, ठीक है। टू द कॉन्ट्रैक्ट द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। अगर मेरी इच्छा से चीजें हो रही है
तो वो कोलैटरल और कंटीजेंट नहीं है सर, समझो मेरी बात। अगर कोई चीज मेरी इच्छा से होती है तो वो कंटीजेंट कैसे होगा? कंटीजेंट वर्ड का मतलब ही होता है सर कोई ऐसी चीज जो हो भी सकती है और जो नहीं भी हो सकती। अगर मेरी इच्छा से चल रहा है कि वो हो जाएगी और मेरी इच्छा से चल रहा है मैं अगर चाहूं तो वो होगी और मैं चाहूं तो नहीं होगी, तो सर वो कंटीजेंट नहीं कहलाएगा सर, क्योंकि वो तो फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो इसीलिए सर ये कंटीजेंट मतलब ये बोल रहा है कि सर आप प्रोमिसर के विल में नहीं चलना चाहिए, ठीक है, प्रोमिसर के विल में नहीं चलना चाहिए। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, सर बहुत अनसर्टन है। यूएस से शिप आ रही है, हो सकता है इंडिया आए, हो सकता है इंडिया ना आए, बीच में टाइटैनिक हो जाए, सर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए शिप का आना नहीं आना इज अनसर्टन, इसीलिए इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाऊंगा सर। इसी में अपन डज नॉट हैपन वाली कंडीशन भी समझेंगे सर। देखो क्या बोल रहे हैं, कंटीजेंट एनफोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल। सिंपल हमारा जो एग्जाम्पल था सर, यूएस से शिप आ गई, ध्यान से सुनना सर, यूएस से शिप आ गई तो एक्स बाउंडेड है कि वाई को गुड्स देना पड़ेगा। दिस इज ऑन एन इवेंट हैपनिंग, इवेंट हैपन हुआ जिसके कारण एक्स बाइंडेड हो गया कि वाई को गुड्स देना पड़ेगा। आपने बोला सर मान लो यूएस से शिप आ रही थी, बीच में टाइटैनिक हो गई, डूब गई, नहीं आई, उस केस में सर एक्स को वाई को गुड्स नहीं देना पड़ेगा और वॉइड हो जाएगा सर, क्योंकि इवेंट हैपन ही नहीं हुआ। तो सर मैं आपको यही दिखा रहा हूं सर, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल द इवेंट हैपेंड। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, सर टाइटैनिक हो गई, द सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कहानी खत्म, एकदम सिंपल। उसके बाद दूसरा देखो सर, एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब मैं आपको ये समझाता हूं सर, बहुत ध्यान से सुनना। एक्स ने वाई को बोला, ध्यान से सुनना, एक्स ने वाई को बोला कि भाई अगर यूएस से शिप नहीं आई, मैंने आईफोन ऑर्डर किया है, यूएस से अगर शिप नहीं आई तो इस केस में मैं तेरे को गुड्स जो है, सॉरी, मैं तेरे को जो गुड्स है वो इंडियन मार्केट से परचेस करके दे दूंगा। एक्स ने वाई को बोला अगर यूएस से शिप नहीं आई तो मैं तेरे को गुड्स इंडियन मार्केट से परचेस करके दे दूंगा। इस केस में अगर शिप नहीं आई तो एक्स को इंडियन मार्केट से गुड्स परचेस करके देना पड़ेगा, वहां पर वो बाइंडेड हो जाएगा ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। शिप नहीं आना चाहिए तब वो इंडियन मार्केट से परचेस करके देगा। अगर शिप आ गई तो इस केस में जो इंडियन मार्केट से परचेस करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। कोई चीज नहीं होने पे हमने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। शिप नहीं आएगी तो इंडियन मार्केट से परचेस करके दे देंगे, अगर शिप आ गई तो जो हमने बोला था इंडियन मार्केट से परचेस करके देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद अगला वाला देखो सर, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट would cease to be enforceable if it is contingent upon a conduct of a living person when that living person does something to make the event or a conduct as impossible of happening। सर वेरी सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लो, ध्यान से सुनना सर, एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और मान लो, ध्यान से सुनना सर, मान लो एक्स ने जेड के साथ शादी कर ली। सर एक्स ने प्रॉमिस किया था वाई को कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, बट एक्स ने जेड के साथ प्रॉमिस मतलब एक्स ने जेड के साथ शादी कर ली। तो इस केस में सर एक्स ने एज अ लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कंडक्ट किया है जिसके कारण सर अब ये वाई के साथ शादी नहीं कर सकता। सर हिंदू लॉ में एक पर्सन दो शादी नहीं कर सकता, तो उसी हिसाब से सर एक्स अगर जेड के साथ शादी कर लिया तो उस केस में एक्स अब वाई के साथ शादी नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जो x और y के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सर वॉइड क्यों हुआ, क्योंकि लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण अब x और y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, मैं आपको धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद अगला देखो सर, कंटीजेंट ऑन एन इवेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम। वेरी सिंपल सर, मान लो यही जो एक्स और वाई वाला अपन जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे ना, यही सिंपल। अभी एक बार के लिए अपन इंडियन मार्केट नहीं, अपन पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते। मैं आपको लिख के भी बता देता हूं सर। हमने क्या बोला था सर, एक्स ने बोला था वाई को मैं तेरे को भाई आईफोन दूंगा प्रोवाइडेड यूएस से आईफोन आ जाए, यही बोला था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स ने वाई को बोला भाई अगर आईफोन 1 मंथ के अंदर आ गया तो मैं तुझे दे दूंगा। अगर 1 मंथ के अंदर शिप आ गई यूएस से तो मैं तुझे दे दूंगा। अगर 1 मंथ के अंदर शिप आ गई
तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, परफॉर्म करना पड़ेगा एक्स को। अगर 1 मंथ के अंदर नहीं आई तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अगर 1 मंथ के अंदर नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, जहां पर टाइम फिक्स कर देते अपन विद इन द फिक्स टाइम। अगला देखो सर, कंटीजेंट ऑन एन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, नॉट हैपनिंग। अब अपन नॉट वाला देखेंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल। आप ध्यान दो, इसमें मान लो एक्स ने वाई को बोला सर अगर 1 मंथ के अंदर शिप नहीं आई तो मैं तेरे को आईफोन, ध्यान से सुनना, अगर 1 मंथ के अंदर शिप नहीं आई तो मैं तेरे को आईफोन इंडियन मार्केट से परचेस करके दे दूंगा, ठीक है। अगर 1 मंथ के अंदर नहीं आई तो मैं तेरे को आईफोन इंडियन मार्केट से परचेस करके दे दूंगा। मान लो शिप 1 मंथ के अंदर नहीं आई, नॉट हैपनिंग, तो इस केस में एक्स बाइंडेड हो जाएगा कि अब वो इंडियन मार्केट से परचेस करेगा और वाई को दे देगा। आपने बोला सर अगर शिप आ गई 1 मंथ के अंदर तो इस केस में जो इंडियन मार्केट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जो इंडियन मार्केट से परचेस करके देने वाला कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आया सिंपल समझ, ऑन एन नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। उसके बाद देखो सर, कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, सर ये तो हो ही नहीं सकता सर, आप भी समझते हो ये इम्पॉसिबल इवेंट वाली बात है, वॉइड, क्योंकि अब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पढ़ चुके हैं कि इतना तो समझ जाएंगे कि सर इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। सिंपल है सर, मैंने किसी को बोला भाई कि तू मुझे 2 लाख रुपए दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, सर ये तो बटा हुए से बात है, वॉइड है सर, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। वेरी सिंपल सर, प्लीज ध्यान से सुनते रहना, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल यूनिट है सर, कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटीजेंट और वेगरिंग में क्या डिफरेंस है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एग्जाम में आता है लिखने को। सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी हमने समझा सर, कॉन्ट्रैक्ट टू डू भी समझा, नॉट टू डू समथिंग विथ रेफरेंस टू अ कोलैटरल इवेंट, शिप वाला पूरा समझा सर, ऑन अ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, सर शिप का आना नहीं आना पूरा समझा। वेगरिंग सर हम इससे पिछले वाले चैप्टर में समझ के आए थे सर, वेगरिंग मतलब सट्टा होता है, प्रॉमिस टू पे मनी या मनी वर्थ विथ रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। हो सकता है सर कोई भी आईपीएल में देख लो, आईपीएल में हो सकता है मुंबई जीते, हो सकता है मुंबई ना जीते, वेगरिंग होता है सर। रेसिप्रोकल क्या होता है सर, रेसिप्रोकल मतलब जहां पर दोनों पार्टी, ये भी वर्ड हम सीख के आए सर, रेसिप्रोकल मतलब जहां बोथ पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती है। तो कंटीजेंट में सर हो सकता है रेसिप्रोकल हो सकता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस ना हो, बट सर वेगरिंग में तो रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि सर म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉसेस है। तो हो सकता है अगर मैं जीता तो मैं उससे पैसा लूंगा, हारा तो मैं उसको पैसे दूंगा, तो वेगरिंग में तो कंफर्म्ड है सर कि क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगी। कंटीजेंट में डिपेंड करता है सर, सामने वाला पार्टी रेसिप्रोकल प्रॉमिस करना चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है। अगला सर अनसर्टन इवेंट, सर यहां पर इवेंट जो कोलैटरल है, शिप वो अनसर्टन होती है, और सर यहां पर तो अनसर्टन इवेंट ही मेन है सर, मुंबई का जीतना नहीं जीतना वही मेन कोर इवेंट है, कोर फैक्टर ही अनसर्टन है। यहां पर कोलैटरल फैक्टर अनसर्टन है, यहां पर कोर फैक्टर अनसर्टन है, ठीक है। वेरी सिंपल। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेगरिंग नेचर का हो सकता है, बट वेगरिंग नेचर के कॉन्ट्रैक्ट तो कंटीजेंट ही होते हैं। ध्यान से सुनना सर, हर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेगरिंग नहीं होगा सर, क्योंकि वैलिड भी होता है सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो शिप वाला गलत थोड़ी है सर, सट्टा थोड़ी खेल रहे हैं, वो तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर जरूरी नहीं है वो वेगरिंग नेचर का हो। बट सर कोई भी वेगरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सर कि मुंबई जीतेगी नहीं जीतेगी, एक अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करता है तो वो कंटीजेंट तो जरूर कहलाएगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है सर, देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वेगरिंग, वेगरिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज एसेंशियली कंटीजेंट, सर वो तो कंटीजेंट हो गई। अगला देखो सर, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी और ऑफ गेन और लॉसेस, सर यहां पर गेन और लॉसेस वाली तो कोई बात ही नहीं है सर कंटीजेंट में, बट यहां पर तो सर गेन और लॉसेस वाली बात है, मुंबई जीती तो मैं पैसा लेके रहूंगा, हारी तो पैसा देके रहूंगा, वेरी सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हाँ शिप वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसमें क्या दिक्कत है, बट वेगरिंग तो सर वॉइड है सर, वेगरिंग वॉइड है, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसके बाद देखो सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब, बहुत ध्यान से सुनना सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले 2 पार्टी थी, ध्यान से सुनना सर, ऐसी कोई भी 2 पार्टी जिनके आपस में बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, ऐसी 2 पार्टी जिनके बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, पर कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, कुछ लॉ में ऐसा चेंज आया, कुछ लॉ के कारण ऐसा हुआ जिसके कारण इन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वापस रिपीट करता हूं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर 2 पार्टी थी,
दो पार्टी के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर कुछ ऐसे सर्टन सर्कमस्टांसेस आए, कुछ ऐसे रीजन हुए जिसके कारण इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरे को बोलोगे सर क्या यहां पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं सर, यहां पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है सर, यहां पर लॉ के थ्रू या सर्कमस्टांसेस के कारण यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखो सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? रिलेशन रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और देखो सर, ये आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो सर, सॉरी, नो मैन जस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन लॉस। एक पर्सन का नुकसान दूसरे पर्सन के फायदा नहीं हो सकता सर, दोनों बराबरी लेवल पे रहना चाहिए। इन इंडिया इट इज कॉल्ड एज सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी जिनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी मैं इसको जब एग्जांपल से समझाऊंगा और आगे अपन इसके केसेस देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। बस आप फोकस करते रहो। देखो फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला फीचर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट प्लेस, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। याद रखना सर, यहां पर राइट टू मनी होना चाहिए। मतलब जहां पर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट कुछ कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वहां पर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी होना चाहिए, जनरली ट्रू, नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, पैसे के टर्म्स में। सेकेंडली, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट। यहां पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं था सर, बट ये कैसे हुआ सर? इम्पोज्ड बाय द लॉ। ये पहले से कोई एग्रीमेंट था ही नहीं दो पार्टी के बीच में, पहले से होता तो वो तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो जाता। यहां पर पहले से ना कोई एग्रीमेंट था ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ये तो इम्पोज बाय लॉ है और लॉ के कारण बना है सर कॉन्ट्रैक्ट। थर्डली देखो सर, इट इज द राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। आपको सिर्फ राइट्स किसके खिलाफ मिली है सर? उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ जिसके साथ आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी के खिलाफ राइट्स उसी पार्टी के खिलाफ रहेगी जिस पार्टी के साथ उसका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बना है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट्स नहीं रहती है। अभी अपन एग्जांपल से देखेंगे तो नीचे आपको समझ आ जाएगा सर। देखो सर, केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला दिया हुआ है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन माइनर ले सकते हैं सर। अगर कोई माइनर है और माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाई किया है, बहुत ध्यान से सुनना सर, अगर कोई माइनर है और अगर आपने माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया है तो इस केस में आप और माइनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट आपने देखा कि माइनर की जरूरत है इसलिए आपने उसको सप्लाई किया है, तो इस केस में आप और माइनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। माइनर का ऑब्लिगेशन है कि आपको, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो नेसेसरीज का जो भी पैसा है वो आपको रिटर्न करे, प्रोवाइडेड माइनर के पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो पर्सनली कभी लायबल नहीं होता, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बट याद रखो सर, यहां पर जो पार्टी ने नेसेसरी सप्लाई किया है वो सिर्फ माइनर के खिलाफ केस कर सकता है। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको, ये थर्ड पॉइंट में वही तो बताया मैंने आपको। जो राइट है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड नहीं है, वो पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ राइट है। तो जो पर्सन ने नेसेसरी सप्लाई किया माइनर को, उसको सिर्फ माइनर के खिलाफ राइट है और किसी के खिलाफ राइट नहीं है। आया समझ? वेरी सिंपल। यहां पर माइनर और उस पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट सर कोई पर्सन ने नेसेसरी अगर सप्लाई करी है तो इस केस में माइनर और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो कि बेसिकली क्वाजी नेचर का है सर। इस केस में अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है तो जो भी नेसेसरी सप्लाइड है वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। आया समझ? दूसरा है देखो सर, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। बहुत सिंपल सर, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आराम से समझ आ जाएगा सर। मान लो एक्स को वाई को पेमेंट करना था, अब एक्स को वाई को पेमेंट करना है 10,000। अब एक्स वाई को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सर मान लो जेड, जो इसका फैमिली रिलेटिव समझ लो, या कोई ऐसा पर्सन जो एक्स के लिए इंटरेस्टेड है, जो एक्स से कंसर्न रखता हो। अब मान लो जेड ने अगर वाई को पेमेंट कर दिया, एज एन इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर दिया, तो इस केस में सर एक्स और जेड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि अगर एक्स पेमेंट नहीं करेगा तो जेड करेगा। बट जेड ने अगर उसका कोई इंटरेस्ट था और उसने अगर पेमेंट कर दिया, तो इस केस में सर एक्स को जेड को पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अगर एक्स जेड को पैसा नहीं देता तो यहां पर सर जेड को लॉस हो जाएगा और एक्स को क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। और हमने सर इसकी डेफिनेशन में यही चीज तो पढ़ा है कि देखो सर, नो मैन जस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन लॉस।
कोई भी दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा नहीं देख सकता। वही मैं आपको एग्जाम्पल से समझाया। आया समझ? इंटरेस्टेड पर्सन, इन लोग के बीच में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा रीजंस या इम्पोज बाय लॉ जिसके कारण इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर एक्स को जेड को पेमेंट करना पड़ेगा जो जेड ने एक्स के बिहाफ में वाई को पेमेंट किया है। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग अ बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। और ये तो बहुत अच्छा है सर, ध्यान से सुनना सर, एकदम सिंपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। मान लो एक्स है, ठीक है, और एक्स ने वाई के बिहाफ में, ठीक है, एक्स ने वाई के बिहाफ में एग्जाम फॉर्म, ठीक है, एग्जाम फॉर्म की फीस पे कर दी है। एक्स ने वाई के बिहाफ में एग्जाम फॉर्म की फीस पे कर दी है, ठीक है, आईसीएआई को। चलो समझो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीए इंस्टीट्यूट को एक्स ने वाई के बिहाफ में फॉर्म फिल करने की फीस पे कर दी है। अब आप एक बात सोचो, नॉर्मली सर एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक्स ने देखा यार वाई के पास अभी पैसे नहीं है, चलो मैं इसके बिहाफ में अभी पे कर देता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी वाई बोलेगा यार चल ठीक है तू मेरे लिए पे कर दिया, हो गया, अब मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। नहीं सर, अगर एक्स वाई ने कोई काम नॉन ग्रेशियसली सर फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं किया है, सर फ्री में करता, एक्स बोल देता ठीक है यार जा मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा, तो इस केस में बात खत्म हो जाती सर। बट एक्स ने ऐसा कुछ बोला नहीं है वाई को कि मैं तेरे से पैसा नहीं लूंगा, वो उसकी जरूरत देख रहा है, इमरजेंसी देख रहा है और वहां पर पेमेंट कर दिया है। उस केस में सर वाई की ड्यूटी बनती है कि सर एक्स को पे करे। यही बोला जा रहा है कि अगर कोई काम नॉन ग्रेशियसली फ्री में नहीं किया गया है तो उस केस में ड्यूटी बनती है सामने वाले पार्टी की कि वो उसको कंपनसेट करे और पैसा पे करे। सर यहां एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सर, बट कुछ ऐसा इंपोज बाय लॉ हुआ, इंपोज बाय सर्कमस्टांसेस हुआ, तो उस केस में सर वाई को एक्स को पेमेंट करना चाहिए। आया समझ? उसके बाद अगला देखो सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। बहुत सिंपल है सर, एकदम सिंपल, ये तो आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सर मान लो अगर आपको कोई गुड्स मिलता है, मान लो मार्केट में रोड पे किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिलता है, तो सर ऐसा थोड़ी कि आप उसका मोबाइल लेके घर चल जाओ और यूज करना स्टार्ट कर दो। नहीं सर, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर आपको किसी का गुड्स मिलता है तो आप उसके ट्रू ओनर को ढूंढो सर, और अगर आप ट्रू ओनर को ढूंढने में कोई एक्सपेंस करते हो तो सर वो एक्सपेंस आप उस ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हो। आप और ट्रू ओनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सर, बट ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस हुआ या इंपोज बाय लॉ हुआ जिसके कारण आप और ट्रू ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप उसे फोन दोगे ट्रू ओनर को, और ट्रू ओनर जो भी फोन के पीछे खर्चा लगा है आपका वो 1000 रुपए आपको रिटर्न करेगा। बट अगर आपने 2/3 से ज्यादा एक्सपेंस कर दिया उस गुड्स का, तो उस केस में आप उस गुड्स को रख सकते हो। पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो उसे सेल कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर ट्रू ओनर एक्सपेंस देने से मना कर रहा है तो उस केस में आप गुड्स को उसको रिटर्न नहीं भी करोगे तो चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। सर बट ऑब्वियस बात है, आपने किसी को धोखे से पैसा दे दिया या कोई आपको मारपीट डरा धमका के आपसे पैसे ले लिया, तो सर आप और उस पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था कि भाई आप मेरे को मारपीट डरा धमका या मैं गलती से तेरे पास पैसे छोड़ दूंगा। नहीं सर, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट यहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण इंपोज बाय लॉ ये बोला जाएगा कि अगर आपने क्वेश्चन या मिस्टेक से किसी से मार पीट डरा धमका के पैसे ले लिए तो आपको उस चीज को सामने वाली पार्टी को वापस करना चाहिए। आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था कि हम जब मन होगा तेरे को आएंगे, मारे पिटेंगे, डराएंगे धमकाएंगे और तेरे पैसा ले लेंगे, या गलती से तू हमारे पास पैसा छोड़ेगा। नहीं सर, बट ऐसा कुछ हुआ जहां पर इंपोज बाय लॉ ये बोल रहा है कि इस केस में आपको उसे रिटर्न करना चाहिए पैसा। आया समझ? वेरी सिंपल सर, ये सब केसेस अपन क्या पढ़े? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस है, ठीक। उसके बाद देखो सर, डिफरेंस बिटवीन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट है। इसलिए एब्सेंट है क्योंकि शुरू से तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है सर, ये तो इंपोज बाय लॉ या सर्कमस्टांसेस से बनता है। सर कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स देख के बनाते हो सर। उसके बाद ऑब्लिगेशन, सर देखो ऑब्लिगेशन इंपोज बाय लॉ है सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में। इट इज क्रिएटेड बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टी की कंसेंट से बनता है सर, दोनों पार्टी एग्रीमेंट करती है, ऑफर एक्सेप्टेंस पूरी चीज चलती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं चला है सर, वो तो इंपोज बाय लॉ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए जहां पर लॉ ने बोला कि यहां पर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और दोनों पार्टी को अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। आया समझ? फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म हुआ। अब अपन नेक्स्ट वीडियो से सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करेंगे।
किसी को कोई डाउट ना, कोई चीज ना समझ आए, बिंदास पूछ सकता है, बट पढ़ेगा अच्छे से, ठीक है। जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आगे भी कोई भी आपकी लॉ की सीरीज की वीडियो और प्लस जो लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।